दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर रोमिल जैन। एक ऐसी बीमारी जिससे तकरीबन 10 से 15% भारतीय ग्रसित हैं। 10 से 15% बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि शहरों में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है और गाँव में कम। पर ये ऐसा भी कह सकते हैं कि गाँव के लोग थोड़ा झिझकते हों बताने में, या शहर की जीवन शैली में ऐसी कोई गड़बड़ हो जिसके कारण ये बीमारी हो रही हो। हम यही जानेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा, कौन सी ऐसी बीमारी है? जी हाँ दोस्तों, बवासीर। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम सबने सुन रखा है, पढ़ रखा है, पर आज तक उसका इलाज किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए ये हम नहीं जानते। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि बवासीर कैसे हो जाता है, क्यों होता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, खाने पीने में क्या ध्यान रखें और इसका इलाज उपचार किस प्रकार से संभव है हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक में। मेरे साथ हैं डॉक्टर मुकेश पाठक जी, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं खुशीलाल महाविद्यालय में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आयुष में। नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले मैं सर ये जानना चाहूँगा, ये पाइल्स जो नाम है बवासीर, इससे एक आम इंसान क्या समझे, इस बीमारी के बारे में कुछ बताएं। ये सर क्या है कि जो आपने अच्छा क्वेश्चन किया है सर, ये कि सामान्य भाषा में इसको अपन बवासीर पेशेंट समझते हैं जनरली, और हमारा आयुर्वेद मतानुसार उसको अर्श कहा गया है। तो सामान्य रोगी जो पेशेंट है उनको कॉन्स्टिपेशन के कारण जो मलद्वार में मोशन करते समय पेन होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर उनको फीलिंग होती है, कुछ हमारे मोशन करते समय कुछ चीज़ बाहर आती है, तो जनरली वो उनको बवासीर समझ जाते हैं और बवासीर समझते हैं। और बवासीर जो उनका चेकअप कराने के लिए कई बार पेशेंट होते हैं एनल रीजन में कोई भी बीमारी होती है तो सभी लोग समझते हैं कि बवासीर ही मुझे हो गया है, और जब हम पेशेंट आता है हमारे पास चेकअप करते हैं तब पता चलता है कि एनल रीजन में बवासीर है, या कोई फिशर है, या कोई फिस्टुला है, या कोई एनल रीजन में कोई और फॉरेन बॉडी के कारण से कुछ और बीमारी हो गई है। तो इससे अपन को ये पेशेंट को एग्जामिनेशन करके ही हम कन्फर्म पता कर पाते हैं कि बवासीर है या कोई और बीमारी है। जी बिल्कुल, यानी कि शौच के स्थान पे जो परेशानी होती है वो बवासीर भी हो सकती है और इसी प्रकार की कई अन्य बीमारियां, उनके बारे में भी हम जानेंगे। सर यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि बवासीर के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि बवासीर है, या आदमी घर पे कैसे पहचान सकता है हाँ मुझे बवासीर हो रहा है शायद? तो पेशेंट जो है या रोगी हैं उनको सामान्यतया मोशन करते समय, शौच कर जाते समय उनको एक फीलिंग होती है कि पहला तो पेन, मोशन करते समय पेन दर्द होता है उनको, और कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर सूजन, एक प्रकार की सूजन गठान महसूस होती है। तो और पेशेंट अपने हाथ से यदि महसूस करता है तो कई बार सूजन जो है इतनी बढ़ जाती है कि मोशन करते समय वो सूजन अपने आप रिड्यूस हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब बढ़ जाती है, कोई पेशेंट हेजिटेट होते हैं बताने के लिए, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते अपने पास और लेट अवस्था में आते हैं, तो वो सूजन क्या है कि लेटरिन के बाहर शौच करते समय बाहर ही बनी रहती है, और इसमें कई बार ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, यानी कि जो शौच का स्थान है वहाँ पर अगर आपको सूजन आ रही है, वहाँ खून आ रहा है, तो हो सकता है वो बवासीर हो। सर बवासीर कितने प्रकार के होते हैं, क्या कोई उनके प्रकार भी होते हैं? हाँ, प्रकार है, सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कि सामान्यतः पेशेंट को, रोगी को कई बवासीर में विदाउट ब्लड, कि ऐसा बवासीर है जिसमें ब्लड नहीं आ रहा है, उसको अपन सामान्यतः सामान्य भाषा में सूखा या बोलते हैं लोग, सूखा बवासीर है, बादी वाला बवासीर है। और दूसरी अवस्था में आता है पेशेंट को एक लेटर अवस्था में ब्लड आने लग जाता है साथ में, तो जनरली ब्लड आता है तो वहाँ पर जो प्रेशर बढ़ जाता है, वेरिकोसिटी हो जाती है वेंस की, तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो पेशेंट फिर घबरा करके अपने पास आते हैं। तो सामान्य 2 प्रकार का है कि एक तो ब्लड वाला और विदाउट ब्लड वाला। जी बिल्कुल, यानी कि बादी बवासीर
और खूनी बवासीर। यदि आपको खून आ रहा है उस जगह से और आपको तकलीफ हो रही है, जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो हो सकता है वो खूनी बवासीर हो। और खाली सूजन है पर तकलीफ पूरी है तो हो सकता है आपको बादी बवासीर हो। सर जैसा कि आपने बताया फिस्चुला, फिशर, ये भी नाम आपने लिए और इनका भी नाम हम अमूमन सुनते रहते हैं। तो बवासीर को फिस्चुला और फिशर से कैसे अंतर कर सकते हैं? तीनों तरह की बीमारियां, एक तो है कि एनल रीजन में होने वाली बीमारियां हैं। तो पेशेंट को यदि केवल पेन हो रहा है, मोशन जाते समय बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और पेन के साथ एक मोशन के साथ में ब्लड लगा हुआ आता है, तो और समझ जाते हैं कि ये फिशर, या आयुर्वेद में कहा गया उसको परिकृतिका बीमारी नाम दिया गया है। तो फिशर में मेन है बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर डेफिकेशन, पेन बहुत होता है। और पाइल्स में क्या है कि साथ में पेन के साथ में ब्लीडिंग भी होगी, साथ में बल्जिंग भी आपको महसूस होगी। और तीसरा आपने जो कहा है फिस्चुला, जिसे भगंदर, हम आयुर्वेद मतानुसार भगंदर कहा गया है। तो फिस्चुला में जनरली क्या है कि एनल रीजन में आसपास वहाँ पर एक फुंसी का निर्माण हो जाता है और पेशेंट को पता लगता है कि सामान्यतः एक सामान्य फुंसी है जो कि ठीक हो जाएगी, लेकिन वो लेटर ऑन अवस्था में क्या होता है, फुंसी 20-25 दिनों में ठीक हो जाती है, बाद में रिकरेंट हो जाती है, दोबारा आ जाती है। तो ये सामान्यतः में फुंसी यदि कोई लैट्रिन के आसपास, रास्ते के आसपास 2-3 सेंटीमीटर के आसपास दायरे में कोई फुंसी हो रही है तो समझते हैं अमूमन कि ये भगंदर की श्रेणी में जा रहा है पेशेंट। तो उस अवस्था में अपने को चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी कि अगर वहाँ सिर्फ सूजन है, खून आ रहा है तो हो सकता है कि बवासीर हो, और अगर आपको ऐसा लगे कि उसके आसपास फुंसी हो रही है तकरीबन 2 सेंटीमीटर के दायरे के अंदर अंदर में और वो फैलती जा रही है और बढ़ते जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो हो सकता है वो फिशर का रूप ले रही हो, बवंडर का रूप ले रही हो, जो भी हम सामान्य भाषा में देखा जाता है। सर यहाँ पर मैं समझना चाहूँगा कि जैसे इसके लक्षण हमने समझे, इसको कैसे पहचान सकते हैं? क्या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं या आप लोग जैसे आपके पास पेशेंट आता होगा तो क्या आप कोई टेस्ट कराते हैं जिससे आप समझते हैं कि ये पाइल्स है? नहीं, तो पेशेंट को पहले हम एग्जामिनेशन करते हैं, लोकल एग्जामिनेशन करते हैं एनल रीजन का। तो यदि वहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल स्कार महसूस होता है, जो पेशेंट को पोजीशन में ले करने के बाद पता लग जाता है कि एनल रीजन के ऊपर और नीचे की तरफ कोई चीरा लगा हुआ है, कोई स्कार बना हुआ है, कोई एक कट लगा हुआ है, तो समझ जाते हैं ये पक्का है कि ये फिशर है या आपका परिकृतिका है। और एग्जामिनेशन करते समय पेशेंट को हम मोशन करने की, प्रेशर लगाने के लिए बोलते हैं, तो बल्जिंग, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, तो ये पाइल्स है, क्लियर कर पाइल्स है। और फिस्टुला में आपको, हमको नज़र आ जाती है बाहर कोई फुंसी बनी हुई है, पेरिफेरल रीजन में फुंसी है, मवाद उसमें कई बार मवाद आता है, ब्लड आता है और कोई पानी जैसा लिक्विड भी आता है, तो वो फिस्टुला का क्लिनिकली डायग्नोसिस हो जाता है कि फिस्टुला पाइल्स फिशर हमारा क्लियर है। लेकिन और भी कंफर्म करना है तो फिर आप इसके लिए अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है और एमआरआई, फिस्टुला में जनरली हम एमआरआई कराते हैं। यदि लो लेवल, हाई लेवल फिस्टुला है, उसको पता लगाना है तो जनरली हम एमआरआई का टेस्ट फिर कराते हैं। जी बिल्कुल। सर जैसे आपने बलून्स के बारे में बताया, तो यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिप का नाम भी हम बहुत सुनते हैं कि वहाँ एक फोड़ा जैसा हो गया या पॉलिप हो गया, लोग बोलते हैं। तो सर रेक्टल पॉलिप को और बवासीर को क्या कोई अंतर है जो करके समझ सके व्यक्ति? हाँ, अंतर है। पाइल्स में तो ऐसा है, बवासीर में पेशेंट समझ जाता है कि बॉल्यूम लगा स्ट्रक्चर है या कोई फूजन हमको आती है, जनरली बवासीर है। पॉलिप क्या है कि पॉलिप पेशेंट समझ नहीं पाता है। पॉलिप जो है इंटरनल जो रेक्टम एनल रीजन है, उस एनल रीजन में पॉलिप एक आकार मांस का जैसा फूला हुआ अंको टाइप का रहता है पॉलिप। वो पेशेंट को महसूस होता है कि मोशन के एरिया में कोई एक गठान महसूस हो रही है। और जनरली ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। जो बच्चे होते हैं, पेशेंट आते हैं बच्चे 5 साल 7 साल वाले, वो पेशेंट केवल ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आते हैं, जैसा ब्लीडिंग हो रही है लेकिन किसी प्रकार की सूजन कुछ भी महसूस नहीं हो रही है। जब हम पेशेंट को देते हैं और अपना रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं और फिर फिंगर टेस्ट करते हैं, फिंगर टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक करते हैं, तो उसमें एक अपना को एक दाने के बराबर आपको एक पॉलिप, एक मांसांकुर नज़र आ जाता है कि ये पॉलिप है। जी बिल्कुल। यानी कि अगर दाने के बराबर का बाहर नहीं होगा, वो अंदर होगा, और बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। जो हो सकता है जीवन शैली की भी कोई गड़बड़ी होंगी, उसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। सर एक स्टडी जो मैं पढ़ रहा था उसमें यह था कि गाँव में ये कम होता है अपितु शहरों में, और शहरों में इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, इस बीमारी की नंबर ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? आपने देखा होगा गांव में जो रहन सहन है, आहार विहार है, खाना पीना फिर भी शुद्धता अवस्था में फिलहाल है। और मॉडर्न स्टाइल में शहरी क्षेत्र में अपन खाने का मेन इसका आहार विहार, खाने की वजह से ही ये बीमारी होती है। तो मॉडर्न स्टाइल में लोग बाहर का मैदा है, पिज्ज़ा बर्गर है, जंक फूड है, ये बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, जिससे क्या है मेन अपना कॉन्स्टिपेशन में डेवलप होता है। और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होते होते जनरली लोगों को पाइल्स हो जाता है। तो ये मॉडर्न कल्चर में ज़्यादातर बीमारी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। यानी कि जो जीवन शैली में आहार में गलती है,
पिज़्ज़ा, बर्गर, इस प्रकार के जंक फूड जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, मैदे से बने हुए हैं और इनमें अभी तो कितने केमिकल्स हैं वो नुकसानदायक होते हैं और ये पाइल्स के पीछे बहुत बड़ा रीज़न बनता है। सर, तो आहारचर्या एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए जो पाइल्स से बच सके, बवासीर जिसको नहीं हो, तो किस प्रकार का आहार लेना तो चाहिए? आहार में है कि आप सुबह नाश्ता हेल्दी फूड लें, आप उसमें अपना जूस ले लें, फल फूल ले लें, अंकुरित दाने लें आप, तो उसमें आप पता चल जाएगा कि आपके अंकुरित लाइफ स्टाइल लेते हैं। और साथ में आप दिन में समय पर आप खाना खाएं, वो भी बहुत ज़्यादा लाल मिर्च, मैदा, मसाला, इन चीज़ों में बचना है। और रात में भी आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट वर्क नहीं करना है और नींद आपकी प्रॉपर आपकी 6 घंटे की होना चाहिए। नहीं तो आप कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, नींद नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, धीमे धीमे आप इस अवस्था में आएंगे कि आपको एनल रीजन में कोई ना कोई समस्या शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर में भोजन और शाम में भोजन तक के हमारे को पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना है और जूसेस का सेवन भी करना है और अंकुरित भी लें, जिस प्रकार से बच सकते हैं। और लेट नाइट खाना और लाल मिर्ची तो कतई ना लें या लेट नाइट ना लें जिससे आपको कोई भी ऐसी दिक्कत बने। सर, यहाँ पर जो दैनिक दिनचर्या का पार्ट है वहाँ व्यायाम का एक बहुत बड़ा रोल है और आज की तारीख में देखा जाता है कि लोग शुरू तो करते हैं पर लगातार नहीं कर पाते। तो व्यायाम क्या पाइल्स वाले व्यक्ति को करना चाहिए या पाइल्स नहीं है और उससे कोई व्यायाम ऐसा जो करे तो वो बच सकता है व्यक्ति? दोनों पे रोशनी व्यायाम तो कोई आजकल बहुत ही नितांत आवश्यक है। लोगों की इतनी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है, इसमें आपको 1 घंटा नहीं होता, आप आधे घंटे तो व्यायाम रोज़ सुबह करें। आप सुबह उठ कर पानी पिएँ, कम से कम 2 गिलास पानी पिएँ, व्यायाम करें। और पाइल्स वाले पेशेंट भी आप व्यायाम कर सकते हैं और जिसको पाइल्स हो गया है तो उसमें 1-2 मूलाधार चक्र के एनल रीजन के कुछ व्यायाम होते हैं जिनको हम अंदर इंटरनली जो लगाकर खींचते हैं ऊपर की तरफ, और उनको कपालभाति है, अपना सूर्य नमस्कार है और अनुलोम विलोम है, एब्डोमिनल मसल्स वाले जो व्यायाम हैं, ये सब आप सिंपल व्यायाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि सूर्य नमस्कार है, कपालभाति है, इस प्रकार के योग आसन है वो आप ज़रूर करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत बार महिलाओं को खासकर ये हो जाता है कि पाइल्स की शिकायत हो जाती है। कई बार वो झिझकती बताने में और कुछ समय बाद बताती हैं और कई लोगों को शुरुआत में ही खूनी बवासीर या बवासीर हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका है कि महिलाओं में आप जनरली है कि प्रेगनेंसी के समय इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से कि रेक्टम में प्रेशर होता है, रेक्टम में प्रेशर होने की वजह से उनको जनरली कॉन्स्टिपेशन की आप शिकायत शुरू हो जाती है और वो ओरल इनटेक पानी वगैरह भी कम लेते हैं, अपना अब कुछ डाइट प्लान भी करते हैं तो उससे आहार कम लेते हैं। तो उससे है कि रेक्टम में प्रेशर बढ़ने से, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से उनको धीमे धीमे लैट्रिन की जगह पर एक प्रकार का कट लग जाता है, सूजन बढ़ जाती है। तो उसमें जनरली प्राय देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स लोगों को हो जाता है, लेकिन पाइल्स में उनको जनरली फिशर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। पोस्ट ऑफ डिलीवरी भी क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी यदि किसी की हुई है तो वहाँ प्रेशर लगने से, एनल रीजन में प्रेशर होने से मसल्स टियर हो जाती हैं, तो वहाँ पर उनका फिशर डेवलप हो जाता है और फिशर डेवलप होने के बाद साथ साथ में एक स्किन का टैग तैयार हो जाता है। तो जनरली लोग समझते हैं ये एक प्रकार का बवासीर है, तो उसमें अपन है कि उसकी चिकित्सा भी अपन बवासीर की जैसे ही करना होती है। जी बिल्कुल, यानी कि इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर आता है या जो जोर आता है उसके कारण वहाँ पर की जो मसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, टीयर हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण आप बवासीर में पहुँच जाते हैं। सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या बवासीर का इलाज संभव है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में? क्योंकि बहुत बार ये धारणा मानी गई है कि नहीं, बवासीर ठीक नहीं होता, ये लंबे समय तक चलता ही रहता है और जीवन मरण प्राण तक भी रहता है। तो क्या आयुर्वेदिक में इसका पूर्णतः इलाज है? नहीं, बिल्कुल इलाज है इसमें, यदि आप पेशेंट सही समय पर इलाज लेता है। जनरली पाइल्स में, बवासीर में 4 प्रकार की कैटेगरी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन तीनों स्टेज में पेशेंट का अलग अलग चिकित्सा है। फर्स्ट डिग्री में आता है पेशेंट तो अपने पास केवल आयुर्वेद मेडिसिन से अपन हो जाता है उसका, और आहार विहार भी साथ में डाइट प्लान देते हैं। सेकंड अवस्था में आता है तो पेशेंट तो उसमें मेडिसिन प्लस सर्जरी की तरफ इंगित हो जाता है कि सर्जरी करना पड़ सकती है, जो कि हमारे आयुर्वेद में 4 सूत्र पद्धति एक बताया गया है, उसमें ट्रीटमेंट है जो। और थर्ड डिग्री पाइल्स मास में पेशेंट को क्या, जो पाइल्स है या जो मांस के अंकुर हैं वो बाहर ही रहते हैं, उस अवस्था में हमारा जो 4 सूत्र है वो बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है उसमें, और रिकरेंट रेट बहुत ही ना के बराबर लगभग है। तो 4 सूत्र पद्धति होती है, उसमें पेशेंट को हम हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भर्ती करते हैं और बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही कम खर्चे में, लगभग ना के बराबर खर्च में हमारी खुशीलाल हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है। और आयुर्वेद मतानुसार हम स्टार्टिंग में आहार विहार कुछ मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और थर्ड और फोर्थ डिग्री में हम 4 सूत्र पद्धति से, जो कि बहुत फेमस चिकित्सा है, और उससे हम पेशेंट को 95% से ज़्यादा उसको ठीक हो जाता है।
और पेशेंट्स को क्या है कि इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, वो लोग बताते नहीं है प्राथमिक अवस्था में, उससे आगे आना पड़ेगा उनको। यदि स्टार्टिंग में ही बताएंगे तो सर्जरी के पहले ही वो ठीक मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में ही बताएंगे, हाँ। तो तीसरी और चौथी ग्रेड को तो थोड़ा समझ पाए। शुरुआत में आदमी कैसे समझ पाए कि हाँ भाई मेरी पहली ग्रेड या दूसरी ग्रेड हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए, नहीं तो मैं सर्जरी की तरफ चला जाऊंगा, उससे कैसे बच सकता है व्यक्ति? तो पेशेंट को फर्स्ट डिग्री में केवल ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, ओके, तो समझ जाते हैं कि ब्लीडिंग है, पेन है, तो पहले अवस्था में आप उस अवस्था को आप जनरली आम भाषा में सभी समझते हैं। यदि लैट्रिन करते समय कोई एनल रीजन से कोई ब्लड आ रहा है तो जनरली पाइल्स बवासीर को समझ जाते हैं। तो उस अवस्था में फर्स्ट डिग्री में हम उसको पेशेंट को मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाता है। और सेकंड डिग्री में क्या है कि जो पाइल्स मस से हैं और मोशन करते समय बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं, तो उसमें फिर पेशेंट को हम कुछ डाइट है, कुछ योग है, कुछ आहार विहार है, उसका प्लान बताते हैं। तो उस सेकंड डिग्री पाइल्स मास को भी आप मेडिसिन के थ्रू कवर कर लेते हैं। थोड़ा पेशेंट को उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि शुरुआत है, अगर खून आना शुरू हुआ है और आपको तकलीफ हो रही है तो ये पाइल्स की तरफ इशारा हो सकता है, और अगर आप इनिशियल स्टेज में इसका इलाज ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इसके लिए यही कहना चाहूँगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी, बहुरी करेगा कब, अपने आप को ठीक करेगा कब। सर यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और अभी गर्मियाँ हैं, मौसम गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक्स का, केन जूसेस का बहुत चलन चल गया। हम जूसेस बोलते हैं तो आदमी जाकर के कोल्ड ड्रिंक और इस प्रकार के पदार्थ ले लेता है। क्या ये पाइल्स के लिए अच्छे हैं या पेट के लिए अच्छे हैं, या पेट के लिए कोई नुकसानदायक पदार्थ? नहीं, ये तो काफ़ी घातक हैं और नुकसानदायक हैं। तो जनरली कोई भी हम चिप्स कुरकुरे, कोई भी ऐसा मैदे का आइटम खाते हैं और बाद में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो जो अपनी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, जो अग्नि है जो हमारी जो अग्नि जाठराग्नि है, जो जिसको खाना पचाती है, उस खाना खाने पचाने अग्नि को मंद कर देती है, बंद कर देती है। तो वहाँ पर जनरली स्टमक में एसिडोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहाँ पे एसिडिक गैसेस तैयार हो जाती हैं। जो एसिडिक गैसेस जो हैं रेक्टम में जा कर के वो कॉन्स्टिपेशन का डेवलप शुरू कर देते हैं। तो आप निश्चित तौर पे यदि कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पदार्थ का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि लेटर अवस्था में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी, पाइल संबंधी बीमारी, ये होना लगभग हो जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स या इस प्रकार के जो भी पेय हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, एसिड्स ज़्यादा हैं, और वो आपके पेट को जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं और आंतड़ियों से परेशान करते हुए नीचे की तरफ में उसको सूजन ला सकते हैं और आपकी कब्ज़ को बढ़ा सकते हैं। सर यहाँ पर ये समझना चाहूँगा कि जैसे बुज़ुर्ग हो गए, अब उनकी मसल्स ऑलरेडी वीक हो जाती हैं, या ये बोलेंगे बुज़ुर्ग में मसल्स में जोर देना पड़ता है कई बार मोशंस के लिए भी, तो उनको भी पाइल्स की समस्या बहुत देखी जाती है। तो वो उससे कैसे बच सकते हैं या कैसी दिनचर्या फॉलो करें जिससे बुजुर्गों को इससे सावधानी रहे? बुजुर्गों में है कि हाँ, इसकी जाठराग्नि भी कमज़ोर हो जाती है, उनका दूसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन डिसीज़ प्रोस्टेट है। वो प्रोस्टेट होने के कारण कई बार उनको पेट साफ ना होता, जोर लगाते रहते हैं। तो मेन है इसमें जोर ताकत नहीं लगाना है आपको। यदि आपने किसी पेशेंट को प्रोस्टेट है या किसी इंट्रा एब्डोमिनल कारण प्रेशर किसी कारण से बढ़ा हुआ है, तो वो जोर लगाते रहते हैं कि मोशन साफ नहीं हो रहा है, तो वो जोर लगा करके वो मस्से को डेवलप कर लेते हैं, पाइल्स को डेवलप कर लेते हैं। तो उनको बताना है कि भाई आपको मोशन साफ हो या नहीं हो, पानी खूब पीजिए, आप सुबह उठ के थोड़ा सा व्यायाम करिए, और जोर नहीं लगाना है, ताकत नहीं लगाना है। यदि आप ताकत लगाते हैं और मोशन करने के समय आपको, कई लोग क्या करते हैं कि वो अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं, जोर लगाते रहते हैं, शायद जोर लगाने से मोशन क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ओल्ड एज में क्या है कि लोग जोर ज़्यादा लगाते हैं, तो उनको मना करना है कि सर 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा आपको मोशन में टाइम नहीं लगाना है। तो उससे अपना बच जाते हैं। प्रोस्टेट यदि है तो प्रोस्टेट का भी इलाज ले साथ में, तो धीमे धीमे कवर हो जाते हैं उससे। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि 2-3 मिनट से ज़्यादा मोशन के लिए जा रहे हैं, वो समय नहीं लगाना है, पर आज का चलन ये है कि मोबाइल एक बहुत बड़ा जहर सा बन गया है और लोग मोबाइल लेकर के शौच के लिए जाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट भी कई बार व्यतीत करते हैं वहाँ पर। तो ये कितना उचित है? क्या इससे भी बवासीर की तरफ मुड़ सकते हैं? बिल्कुल, आप अनावश्यक जो जब मोबाइल लेके जाएंगे पढ़ेंगे, जो निश्चित तौर पर आप 15 मिनट 20 मिनट लगाएंगे, तो एक बार मोशन का आपने जोर लगाना शुरू किया, मसल्स वहाँ की थोड़ा बढ़ना शुरू हुई, एक अवस्था ऐसी आएगी कि मसल्स बाहर ही रह जाएंगी, फिर आपकी मैनुअली रिड्यूस ही नहीं होंगी, तो एकदम से आप 3rd डिग्री 4th डिग्री पाइल्स तरफ बढ़ जाएंगे और ब्लीडिंग ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी। और दूसरा, उसमें यदि आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो एक रेक्टल प्रोलैप्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, जो गंभीर समस्या है, फिर आपको उसमें मेजर सर्जरी की तरफ आपको जाना पड़ेगा फिर। जी बिल्कुल, यानी कि
आप ये जो मोबाइल लेकर के यूज़ करने लगे, जाने लगे और आपको उससे परेशानी बढ़ सकती है। इनफैक्ट आप सीवियरिटी की तरफ जा सकते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स यानी कि अंग को खिसकने वाली बीमारी भी आपको हो सकती है, जो कि आपके लिए परेशानी बन सकती है। सर, यहाँ पर ये देखा जाता है कि आज की यंग जनरेशन की दिनचर्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। या स्कूल वाले बच्चे हैं या कॉलेज वाले बच्चे, वो कहते हैं हम व्यायाम भी नहीं कर पाते और उनकी फूड स्टाइल या लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ चल रही है। यंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल किस प्रकार से रखें, उसी रूटीन के साथ कैसे ठीक रह सकते हैं वो? थोड़ा सा उसमें अपने मदर फादर को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस मामले में, कि बच्चों को आप सुबह उठते से अंकुरित का जो है अपना स्प्राउट है उनको सेवन कराएं, पानी खूब पिलवाएं और साथ में कुछ समय अपने साथ में गुजारें, ताकि मोबाइल कम से कम प्रयोग करें। और शाम यदि सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा तो शाम के समय में या कुछ व्यायाम या सूर्य नमस्कार या साधना, ध्यान, ये कर सकते हैं आप। और लेट नाइट आप बच्चों को 10 बजे के बाद आप सोने को कह दें, ताकि उनका कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी हो सके। जी, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें घरेलू कोई उपचार या घरेलू कोई उपाय जो खान पीन में हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी बताते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जो व्यक्ति सेवन कर सकता है और इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं? उसमें आप किचन में आपको दालचीनी है, पिपली है, आपकी लौंग है, और उसमें आप त्रिफला हर जगह है, आंवला है, हरबहेड़ा है। इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहेगा। और चित्रक है, इन सब का प्रयोग करेंगे आप, सौंफ, जीरा है, तो उसमें आप रहेंगे तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, तो निश्चित तौर पे आपका कॉन्स्टिपेशन डेवलप नहीं होगा। पानी की मात्रा खूब पिएं आप। और सिंपल धनिया है जो आपका रात में भिगो दें, यदि आप 1 चम्मच पानी में सुबह पानी उठ के सुबह पिएँ तो बढ़िया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहेगा, तो आपको इस एनल बीमारी की तरफ आप बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर जैसे जिम जाते हैं जो बच्चे या यंग जनरेशन या ओल्ड एज में भी जिम जाने का भी कल्चर चल रहा है और कई बार सपोर्टर का यूज़ होता है और कई बार नहीं होता है, और आप जोर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ जोर तो आता ही होगा। हाँ, तो उससे भी क्या बवासीर की तरफ हम मुड़ सकता है व्यक्ति? यदि हैवी जिम करते हैं अपने वेट के अनुसार तो पाइल्स संभावना थोड़ा कम होती है उसमें आपको, लेकिन हर्निया है, अदर बीमारी जो है हाइड्रोसील हर्निया, इस तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट चांस ज़्यादा रहता है। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर दिनचर्या की जो हमने बात करी उसमें ये हो गया सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गई है, मतलब सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठना और मूवमेंट बहुत कम हो गए, और मूवमेंट भी हो रहे हैं तो टाइल्स पे हो रहे हैं अभी तो। अब व्यक्ति अगर घर पे है और उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है और नहीं जा पा रहा किसी कारणवश बाहर, तो क्या घर के अंदर योगा में कोई आसन या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के हिसाब से कोई और ऐसी चीज़ जो घर पे कर सके और उससे बच सके? नहीं तो योगा तो आप कर सकते हैं, हम घर पे बड़े आराम से कर सकते हैं योगा। उसमें ध्यान धारणा है। उसमें सिंपल से आप पद्मासन में बैठ करके आप अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, अग्निसार क्रिया करें, है ना। उसमें और लेट करके आप धनुरासन है और आपका मरकट आसन है। सिंपल आप आसन यदि करते हैं निश्चित तौर पे आपके मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और घर में भी आपके लॉन है, तो यदि रोड है सामने, घर के थोड़ा स्पेस है, आप हल्का फुल्का खाना खाने के बाद 15-20 मिनट आप चलें, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, जठराग्नि आपकी बढ़िया रहेगी, नींद आपको अच्छी आएगी, तो आपको कहीं ना कोई आपको किसी बीमारी से बचे रहेंगे आप। जी बिल्कुल। यानी कि योग अगर करेंगे आप तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। योगा के बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप सीख लें किसी से व्यवस्थित गाइड से, और आप घर पे करेंगे तो आप उनसे इस प्रकार से ढेर सारी जो बीमारियां हो सकती हैं उन सबसे बच सकते हैं। सर, ऐसी कोई दवाइयाँ पर्टिकुलर जिससे ठीक हो सके व्यक्ति, और ऐसी क्या क्या सावधानियाँ रखे कि वो पाइल्स से ना हो उसे, ऐसा मैसेज आप थोड़ा दर्शकों को दें? तो ये है कि आप सब जनरली आप किचन में अपने घर में भी सिंपल अपना तुलसी है अपना, और हल्दी है, जीरा है, अदरक, अजवाइन, इन सब का प्रयोग तो करें साथ में। और कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो मार्केट में उपलब्ध काफ़ी कुछ है, लेकिन बिना चिकित्सक की सलाह से कोई ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहिए। और सामान्य अवस्था में त्रिफला बहुत फेमस है। सामान्यतः लोगों को त्रिफला है, गांव में या शहर में त्रिफला लोग बना भी लेते हैं अपना रॉ मटेरियल में इकट्ठा करके। उसका भी आप 1 चम्मच रात को सोते समय गुनगुने पानी से आप पिएंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक बना रहेगा। और आप कभी भी आप उसमें मोशन जाते समय जोर न लगाएं। मैदे वाले जंक फूड से बचें आप, और लाइफ स्टाइल ठीक रखें, तो आप इस बीमारी से, वो आजकल भयानक हर पेशेंट जो हैं काफ़ी कुछ बढ़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। आज आपने इतनी लाभदायक जानकारी दी। मैं समझता हूँ कि दर्शकों ने पाइल्स के बारे में सब कुछ समझ लिया, वो कैसे ठीक हो सकता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, इतनी लाभदायक जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि पाइल्स के बारे में समझा होगा और अब आप इससे सुरक्षित रहेंगे, बचेंगे। अब मिलेंगे आपसे फिर से अगले अंक में एक नए विषय के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार।